लास्ट राउंड पे आपके लिए करंट कैरिंग लूप किया हुआ था, है ना। करंट कैरिंग लूप पे लगने वाला टॉर्क एक बार 5 मिनट हमेशा की तरह उसको रिपीट कर देता हूँ, और उसके बाद फिर उसके आगे एक पूरा आपका जो है वो एमीटर और गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड जानकारी देंगे। ध्यान से देखें, अगर आपसे मैंने ऐसा बताया था कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और आप उस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, चलो इतना बड़ा पर्याप्त है। एक हमने करंट कैरिंग लूप लिया और इस करंट कैरिंग लूप को क्या कर रहा हूँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड मैंने प्लेस किया है। सुविधा के लिए हम यहाँ पर 2-3 लाइनें खींच देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है और जैसे ही आप इससे कुछ भी शायद ऐसा नाम रखा होगा, फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं ए बी सी और ये मैंने लिया डी। अगर आप इस लूप ए बी सी डी पर जो है लगने वाले फोर्सेस को देखें, ये दो साइड आप देखेंगे कौन सी, नंबर 1 ये ए बी और नंबर 2 ये सी डी। ये दोनों क्या होंगे, दीज आर द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट कंडक्टर्स है, इसका मतलब क्या होना है, इसका मतलब इन पे कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई होगा, और कितना फोर्स अप्लाई होगा वो भी आपको मालूम है। मैग्नेटिक फोर्स आपका लगेगा बी आई एल साइन थीटा, चूंकि थीटा यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है, इसलिए मैंने कहा केवल आप बी आई एल लिख सकते हैं। जैसे ही आप बी आई एल लिखेंगे उसके बाद देखें, अगर हम सपोज करें डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे मैंने माना हुआ था ऐसा ऐसा, और ये आपकी करंट ऐसा राउंड लेके वापस जा रही हो, इस कंडीशन में अगर इसमें आप देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नजर आएगा थंब मेरा कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड, यानी इस पर जो आपका फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इसको हम कह सकते हैं अपवर्ड। और इसी सिमिलरिटी से आप यहाँ का फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका होगा डाउनवर्ड। जैसे ये दो फोर्सेस आपके काम करना शुरू करते हैं, तो मैंने कहा दोनों करंट कैरिंग साइड ए बी और सी डी दोनों पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स आपके अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ए बी एंड सी डी, और ए बी सी डी पे लगने वाले दोनों फोर्सेस फिर क्या काम करेंगे, इक्वल और अपोजिट है। तो आपसे कहा था दीज विल फॉर्म फोर्स कपल। जब फोर्स कपल होगा तो कहीं ना कहीं टर्निंग इफेक्ट रोटेट करेंगे। टाउ इज इक्वल्स टू आप कितना कह देंगे, टाउ इज इक्वल्स टू आपका होगा टॉर्क एनी वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि जो मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हम एनी वन फोर्स ले रहे हैं, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था आप इस लूप को कहां से देखिए, आप इस लूप को देखें ऊपर वाली साइड से। तो ये जो आपकी हम कहते हैं, थोड़ा और मोटा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, ये आपका मैंने कहा कॉइल का ये हिस्सा आपको ऊपर से नजर आएगा, और इस हिस्से की आपकी ब्रेथ मैंने यहाँ कितनी मानी थी, ये मैंने चौड़ाई मान रखी है इसकी बी। और इस हिस्से को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ, एक लाइन केवल ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी, क्या करेंगे, इस बी का ध्यान देखना, एंगल जो मैंने कहा था वो कहाँ से निकालेंगे, तो वो आप निकालते हैं विद नॉर्मल। नॉर्मल से हम मान के चलेंगे, ये आपका कितना एंगल सपोज करते हैं, थीटा। बाकी दोनों फोर्सेस के लिए एक फोर्स एफ ऑन दिस एंड, एक दूसरा फोर्स आपका एफ अपवर्ड। दोनों कौन से फोर्सेस हैं जो आपको यहाँ और यहाँ से नजर आ रहे हैं, दोनों फोर्सेस को अगर आप देखते हुए जाएंगे इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों लाइन कंप्लीट करें। दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना नजर आ जाता है, x। और जब ऐसा करते हो तो इसमें भी आपसे कहा था अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, फाइनल दिस एंगल विल बी थीटा, ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा काम करो, साइन एफ तो मालूम ही है, इसमें से एवरेज फोर्स साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। पहले एक चीज देख लें, जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी, यहाँ तक कोई डाउट था हाँ या ना मुझे बताएं, फिर मैं इसके बाद चलूं, क्योंकि इतना हिस्सा मैंने एक बार दोबारा से 5-10 मिनट का रिपीट कर दिया।
चले बताएं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या थी क्या? बोले मालको और बता दो, और फुर्ती से किसी को डाउट रहा हो तो। नहीं, मैंने रिपीट इसलिए कर दिया ताकि आपको एक लाइन में फिर से याद आ जाए। 5 मिनट का अपना केवल टाइम इसमें लगा, ठीक है ना। अब जो अगली बात कर रहे थे, मैंने कहा जैसे ही x बराबर b साइन थीटा आपको मिल गया, फोर्स आपको बी आई एल मालूम ही था, बस इसके बाद आप इसमें इस वैल्यू को दोबारा उठा लेंगे। टाउ इज इक्वल्स टू कितना होगा, एनी वन फोर्स, यानी आप कह देंगे बी आई एल, और आपका मैंने कहा जो ये है ये कितना हो जाएगा b साइन थीटा, यानी आप देखेंगे इनमें से l और b, लेंथ याद है, लेंथ हमने l मानी थी, आपने b माना हुआ था, लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू रख दोगे तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी आई ए साइन थीटा, पहली चीज। और मैंने कहा था फॉर ए क्वाइल, बस यहाँ हमने लास्ट टर्न पे एंड किया था, यहीं से हम वापस आ जाते हैं। फॉर ए क्वाइल, क्वाइल में आपको मालूम है टर्न्स होते हैं n, तो ये आपका डेरिवेशन कन्वर्ट हो जाता है। मैंने कहा था n आप बीच में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो इट विल बिकम बी आई एन ए साइन थीटा, और सिंपली बीना साइन थीटा। अब हम मेन बात पे आते हैं, जब आप टाउ इज इक्वल्स टू बीना साइन थीटा ले लेते हैं, जो मैंने कहा यहाँ तक का डेरिवेशन आपका कंप्लीट क्या है, ये लास्ट टर्म का है। अब जब इस डेरिवेशन को आप कंप्लीट कर लेते हैं, अब यहाँ सबसे खास चीज की बात करते हैं जो आप अक्सर गलत करेंगे। यहाँ लेता हूँ वेक्टर फॉर्म, देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म में दिख रहा है साइन थीटा मौजूद है, इसका मतलब वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू पिछले हर डेरिवेशन की तरह बी आई एल साइन थीटा या क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज या करंट आपके स्केलर है, ये बाहर हो जाएंगे, तो ये मैंने ले लिया ई, यहाँ पर आप देखेगा यहाँ मिल जाएगा ए क्रॉस बी, और जैसे हम ए क्रॉस बी लिख लेते हैं, अब इसके बाद ये देखेगा ये टॉर्क कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर विच इज डिसाइडेड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ये कहानी हम सभी को मालूम होती है, इस पर हम नहीं जाते हैं, हम यहाँ से लेंगे एक छोटी सी कंडीशन, और ये मैं लिखता हूँ कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ध्यान देखना, इसलिए मैंने कहा था इसमें हम गलती करेंगे, ये आपसे कहता है इफ, अब आप मुझे बताएं क्या ये सेंटेंस आपको क्लियरली पढ़ने में आ रहा है, हाँ या ना बताएं। बताओ बाल को, फुर्ती से सेंटेंस पढ़ने में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। क्या लिखा है, ध्यान जा रहा है, ये आपके सामने लिखा है द प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। आप कहेंगे मैं सेंटेंस पे क्यों, क्योंकि कई बार क्या है फिजिक्स को हम असावधानी वश पढ़ते हैं चलते फिरते उसमें, और इसीलिए इसमें हर जगह गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, अनलाइक द अदर सब्जेक्ट्स। इसके पहले आपको याद आएगा हम एक पढ़ रहे थे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। जो आप एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा पढ़ते थे उसमें हमने एक कंडीशन ली थी, वायर इज पैरेलल या कंडक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और उस समय आपने लिया था थीटा 0। फिर आपने एक पढ़ा था चार्ज ऑन द सॉरी फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज आपका होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी साइन थीटा में भी यही था, if the charge is parallel to the magnetic field moving parallel, तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू आपने लिया था 0, और आपका फोर्स आ गया था साइन 0 यानी 0। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ हमने कहा है इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द लोग अक्सर ले जाते हैं देन थीटा इज इक्वल्स टू 0, लेकिन आपसे मैं कहूंगा यहाँ थीटा 0 नहीं होगी, यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू होगी 90 डिग्री। क्या किसी को एक कारण समझ में आता है, हाँ या ना बताएं। किसी को भी इस कारण समझ में आता हो, मैंने यहाँ पर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड में थीटा 0 नहीं लिया है, 90 लिया है। बताए कौन बता सकता है, आयुषी बताएंगे। क्योंकि वो दोनों साइड्स उसके अपोजिट होगी तो वो एक तरीके से राइट एंगल टाइप बनेगा। नहीं एक तरीके से नहीं, एग्जैक्ट बताओ दिव्या।
जैसे इसमें पैरेलल होगा तो वो ऊपर नीचे होगा, तो वो उसने बीच में परपेंडिकुलर डाल दे शायद। है नहीं। चले कुशाग्र शर्मा बताएंगे आप। सर नहीं पता। नहीं कोई बात नहीं। नैन्सी। सर नहीं पता। नहीं पता, चलो सूरज को पता होगा। और चलो कोई बात नहीं सूरज, तुम्हारा नेटवर्क की वजह से तुम्हारी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ बताता हूँ। ध्यान देखें, जो आपके बाकी लोग जो कहते नहीं पता, उन्हें पता है, उन्हें ध्यान नहीं दिया होगा। बहुत ध्यान देखें, ये चीज मैं लास्ट टर्न पे जो बता रहा था, इसका मैं ये वाला फिगर मिटा लेता हूँ ना, क्योंकि ये फिगर मैंने लास्ट टर्न में समझा लिया था, और अभी भी हमने इसको मेन डाटा तो आपको मालूम है कि फोर्स दो तरह से काम करता है। लास्ट टर्न में भी आपको याद होगा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था गॉस थ्योरम। मैंने आपसे कहा था गॉस थ्योरम में मैंने कहा था 3 जगह हम लेते हैं, इसलिए फिजिक्स में यह लर्निंग बहुत चाहिए। लास्ट ईयर के अगर क्रॉस प्रोडक्ट पे जाओगे तो आपका वेक्टर ए इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। चाहे आप क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से देखें, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एरिया का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। या फिर आपको लास्ट टर्म का याद आएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था गॉस थ्योरम में, जब हम S1 लेते हैं ये सरफेस, तो इसका सरफेस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हम कहा लेते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। इसीलिए आपको याद आएगा, जब मैं यहाँ कह रहा था तो आपने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पर एक खास लाइन ड्रॉ की है, जरा देखो। तो अब भी हटाता हूँ ताकि आप साफ दिखे, और बड़ी लाइन करता हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने जो थीटा निकाला है वो थीटा कहाँ से निकाला है, लूप से नहीं निकाला। मैंने थीटा निकाला है फ्रॉम दी नॉर्मल टू द लूप। और इसका भी कारण आपसे बताया था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी थीटा एंगल किससे बना रही है, लूप से नहीं बना रही। ये किससे बनाती जा रही है, ये आपकी बनाती जा रही है विद द नॉर्मल टू द लूप। और नॉर्मल टू द लूप हमने क्यों लिया है, इसका मैं कारण दिखाता हूँ। इसलिए ये जो थीटा है, ध्यान देखना, नॉर्मल से बना है। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, ये कह रहा है प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल। प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल। मैं इस पेन को हाथ पे पकड़ता हूँ, ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका प्लेन है, जब ये प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड पर यहाँ होगा, तो तुमने ध्यान नहीं दिया, इसका नॉर्मल 90 पे होगा। आपको एंगल लूप से नहीं निकालना, आपको एंगल कहां से निकालना है, फ्रॉम द नॉर्मल। इसलिए यहाँ पर थीटा होगी 90। और एक कंडीशन यही कहीं दिखाता हूँ, जरा कंडीशन सेकंड देखें। ठीक है जी, कैलकुलेशन में नहीं आना, थीटा 90 करके तो बता ही दोगे, BIA ने होगा। सेकंड कंडीशन देखिएगा, इफ प्लेन ऑफ कॉइल कह दें या प्लेन ऑफ लूप कह दें इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान के चलना ये लूप, जैसे मैं दिखा देता हूँ फिगरेटिव बना के, देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका जो लूप है, लूप कैसा रखना है, लूप इज परपेंडिकुलर। ये लूप आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब आपने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्शन काय से निकलेगा, डायरेक्शन निकलेगा नॉर्मल टू द लूप से। और लूप का नॉर्मल एरा, लूप का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे पैरेलल, यानी यहाँ पर जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इस कंडीशन को एक जगह और क्रॉस चेक कीजिएगा, वरना एग्जामिनेशन में लिखने में या न्यूमेरिकल्स में आप गलत करेंगे। जो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है, यू कैन चेक सेम कंडीशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जहां मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आती है, वहां फाई बराबर आता है BA cos थीटा। शीट पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है इफ द प्लेन ऑफ द एरिया या प्लेन ऑफ द सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन थीटा 90। और यही केस आपको यहाँ भी मिलेगा, प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल तो थीटा 90। इसलिए मैंने इस जगह पर टाइम दिया कि आप ये वहां भी और यहाँ भी दोनों जगह ये गलती
नहीं करें। अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछें फुर्ती से बताएं। अब ये समझ में आता है या नहीं आयुषी? आ जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। अब ये समझ में आ गया होगा। यहाँ भी याद रखना है और कहाँ याद रखना है, जब हमने कहा आप जो है वो गॉस थ्योरम या फ्लक्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे तभी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होगा, वहां भी आपकी चीज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। हाँ। अब लास्ट काम ये तो समझ आते हैं। चलो वैल्यू मैंने निकाली, वैल्यू निकाल लोगे। थीटा 90 रखोगे, टाउ बराबर मैक्सिमम एपिना हो जाएगा। प्लेन परपेंडिकुलर रखोगे तो टाउ बराबर 0 यानी कि मिनिमम हो जाएगा। तो ये तो हमने आपको लास्ट टर्न का ही दोबारा से एक बार रिपीट कर दिया। अब सवाल आता है इस करंट कैरिंग लूप के लिए। आपको याद होगा मैंने लास्ट टर्न पूछा था कि ऐसा घूमता हुआ लूप आपने कहीं देखा है? फिर उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए थे। किसी ने कहा था इलेक्ट्रिक मोटर, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने ऊपर छत पे देख लें तो जो फैन लगा है, घर में वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ये सब आप देखेंगे इस टाइप के एग्जांपल है। जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर है वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। अब इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड पहले हम जो चीज लेंगे, अपने आप मोटर लास्ट में आएगी इन द लास्ट चैप्टर। हम जो इस समय चीज लेंगे, ध्यान देखना, वो चीज आपके लिए कहलाती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं तो पहली चीज मैं बताऊं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सबको मालूम है। गैल्वेनोमीटर आपने ध्यान दिया होगा, मीटर ब्रिज, हीट स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर सब में लगाते आए हैं। इवन इन 10th आप ओम्स लॉ वगैरह चेक करते थे, उसमें भी आप गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करते थे। तो गैल्वेनोमीटर का एक मोटे तौर पे आपको मतलब मालूम है, गैल्वेनोमीटर यानी एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसा उपकरण जिसकी हेल्प से आप कहीं ना कहीं करंट सरीखे मेजरमेंट कर रहे होंगे। तो गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा नहीं देनी। गैल्वेनोमीटर भी ध्यान देखना इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड क्यों होता है, क्योंकि इसका जो एक मेन प्रिंसिपल में यहाँ लिख देता हूँ, टाउ बराबर कितना होता है, बीना। अभी मैंने साइन थीटा नहीं लिखा, मैं एग्जाम टॉर्क की बात करूंगा अभी। अगर ध्यान देखना टॉर्क इसके है तो बी आई एन ए यानी टॉर्क देखें कहीं ना कहीं आपका करंट के प्रोपोर्शनेट है। और करंट के प्रोपोर्शनेट होने का मतलब है जितनी हैवी करंट तुम कॉइल या लूप से फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ही ज्यादा ये घूमेगा। अभी हम रफ स्केल पे से समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रायोर। आपने हम कहते हैं घर में ये मीटर इस टाइप के लगे देखे होंगे कई जगह स्टेबलाइजर्स में, इन सब में। क्या आपने ध्यान दिया है जितनी हैवी वोल्टेज या जितनी हैवी करंट होगी आपका पॉइंटर उतना ही ज्यादा घूमता है। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, यानी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जितना हैवी आप करंट लेंगे उतना ही ज्यादा इस पर टॉर्क लगेगा, ये उतनी ज्यादा घूमेगा। यानी इस घूमने से कहीं ना कहीं आप करंट का मेजरमेंट या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब इस बेसिस पे हम बनाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इस पे जाते हैं, बहुत ध्यान से इधर देखें। कोई भी आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो सबसे पहली चीज आती है वो आपके आते हैं दो मैग्नेटिक पोल पीसेस। और ये मैग्नेटिक पोल पीसेस आप देखेंगे सिलेंड्रिकली कॉनकेव कटे होते हैं। आप कहेंगे सिलेंड्रिकली कॉनकेव का मतलब, पहले तो देखें कि आपको कॉनकेव नजर आ रहा है, पोल पीस कैसा कटा है, कॉनकेव कटा हुआ है। और फिगर ध्यान देते हैं ना, फिगर में जहां समझ में नहीं आए वहां मुझे बताना। क्या इतना फिगर समझ में आ गया? हाँ है ना। इनमें से एक पोल आपका होगा नॉर्थ और दूसरा हो जाएगा साउथ पोल। ठीक, ये पहली चीज मुझे मिल गई जो मुझे चाहिए थी, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि आपको ध्यान है टॉर्क कब अप्लाई होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखोगे। तो पहली चीज क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, ये मेरे पास मौजूद है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या काम करेंगे, आप एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लेंगे। यानी पहली चीज इसमें कहा जाए, पहली चीज अपने पास क्या है, तो पहली चीज है इसमें सिलिंड्रिकली कॉनकेव पोल्स, लिख देता हूं शॉर्ट में, एन एंड एस समझ आ जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, सेकंड चीज आपको चाहिए, ध्यान से देखना, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम। और इसकी हेल्प से आप बनाएंगे क्वाइल। इसकी हेल्प से क्वाइल कैसे बनाएंगे तो वो भी आपको अंदाज है। इस फ्रेम पे कहीं ना कहीं
हम एक कॉइल रैप करते जाएंगे। तो अभी तो शॉर्ट में आपको दिखा दिया है मैंने, टेंसर कॉइल होती है, कहीं ना कहीं ऐसे कॉइल रैप कर डालो। कॉइल रैप करके यहाँ देखना 2 तार इसके यहाँ कहीं निकलेंगे, इनको आप जो है वहां पे अटैच कर देते हैं जहां से आपका बाहर से प्लग लगाया जाता है। एक ये हो गया। अब अगली चीज, जब ये आपने कॉइल यहाँ रखी है तो इस कॉइल को यहाँ रखोगे कैसे? हवा में तो तैरेगी नहीं, तो हवा में नहीं तैरेगी, इसलिए ध्यान से देखना यहाँ पर 2 तरह के गैल्वेनोमीटर वर्ड में वर्ड आते हैं। बेसिक प्रिंसिपल दोनों का एक ही है। इनमें से एक वर्ड आता है सस्पेंडेड, या फिर आपका एक दूसरा वर्ड आता है पाइवोटेड। किसी को सस्पेंडेड माने मालूम है भाई? सर सपोर्ट से मतलब कनेक्ट हो। सपोर्ट से कनेक्ट हो। और अच्छा वर्ड बताओ सस्पेंडेड माने? लटका हुआ, टंगा हुआ। लटका हुआ, टंगा हुआ, ये बेहतर वर्ड है, बिल्कुल सही वर्ड है। ध्यान देखना, जितने भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट घूम रहे होंगे, उनको घुमाने के लिए ध्यान देखना हवा में तो तैरेंगे नहीं, कहीं ना कहीं अपने को उन्हें एक सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट 2 तरह के होते हैं, या तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट आप देखना दुनिया भर में सस्पेंड किए जाते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, फैन। फैन जो आपका सीलिंग फैन है वो आप देखना छत से क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। सस्पेंड कर दिया, वो अपनी जगह घूमता रहेगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर दूसरा नंबर आता है पाइवोट। पाइवोट कहलाती है, ध्यान देखना, एक बिल्कुल कील सरीखी नुकीली चीज। इसका बेहतर एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये होती है आपकी घड़ी की सुइयां। आपके यहाँ जैसे हम कहते हैं दीवाल घड़ी है, दीवाल घड़ी में आपका ध्यान जाएगा जो ये सुइयां घूमती हैं मिनट, आवर और सेकंड वाली, ये आपकी सस्पेंडेड नहीं है। ये क्या है, एक ऐसी देखोगे कील सरीखी होगी, इस कील पे ये सुई आपकी फिक्स की जाती है। तो एक्चुअली फिक्स का मतलब वैसे फिक्स नहीं करनी है ठोक के, ये क्या होती है, इसमें टिकी होती है, तो ये पाइवोटेड होती है जो इस पे आपकी घूमती जाती है। तो क्या आपको दोनों वर्ड समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना मुझे बताएं, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बताएं यस तो सर। दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ जाता है। अब मैं इसमें दोनों दिखाता हूँ, ध्यान से देखना एक एक करके, फिर एक कोई सा हम ले लेंगे। मैं पाइवोटेड वाला रखूंगा, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आप जगह बने। ध्यान देखना, या तो आप क्या करेंगे, इस जो आपकी कॉइल है इसको आप यहाँ पे एक पत्ती से सस्पेंड कर देते हैं। और जो पत्ती या स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। या तो आप क्या करेंगे, ध्यान देखना, आप इसे सस्पेंड करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से। अब लटका दोगे तो ये लटक गया, सस्पेंड है, आराम से घूम सकता है। जिसको ऐसी दिक्कत है हमें स्टेप नहीं चाहिए, ध्यान रखना मैं एक में 2 बना रहा हूँ, दोनों नहीं यूज करेंगे, करते एक ही है। वो क्या काम कर सकता है ध्यान देखना, चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऐसा पाइवोट दिखने लगा, नहीं दिख रहा होगा तो मोटा कर देता हूँ, ठीक है, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, नहीं तो अजीब सा लगेगा, तो दिखाने के लिए बता दिया। एक ऐसा पाइवोट होगा, अगर ये नहीं लगाया, देखें ध्यान से, अगर ये स्टेप से टांगा नहीं है तो इसको नीचे से पाइवोट करेंगे तो भी ये घूम जाएगी। ऐसी कंडीशन में से रोकने के लिए यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दी जाती है बस। आप बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान देंगे, जो मोटे तौर पे स्ट्रक्चर है उसकी बारे में बात करते हैं, फिर एक लास्ट चीज बताएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये आपसे बताता है a moving coil galvanometer consists of cylindrically concave cut two magnetic pole pieces N and S। एक मैग्नेटिक पोल आपका ये रहा और दूसरा मैग्नेटिक पोल आपका ये रहा। इनमें से एक N होता है और दूसरा S होता है। नंबर 1 ये पहला सेंटेंस कहती है आपकी शीट। दूसरा सेंटेंस ये कहता है a coil is made बाय रैपिंग कॉपर वायर। ये तो मालूम है, कॉइल वगैरह बनाने के लिए हम कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। कॉइल इज मेड बाय रैपिंग कॉपर वायर ओवर एन एल्यूमिनियम फ्रेम। कॉइल बन गई। तीसरा काम, दिस कॉइल इज आइदर सस्पेंडेड बाय अ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, या तो सस्पेंड की जाती है, और इट इज पाइवोटेड विद द हेल्प ऑफ ए पाइवोट इन बिटवीन द 2 पोल पीसेस। और एक लास्ट काम, यहाँ पर आप जो है एक सॉफ्ट आयरन का कोर
प्लेस कर देते हैं। तो मैंने कहा कैसा कोर प्लेस कर देते हैं, तो ये कोर होता है आपका सॉफ्ट आयरन, SI लिख दिया है। सॉफ्ट आयरन का कोर रखने का कारण आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत। ये जब आपको सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ाई गई थी, उस समय आपसे कहा था कि आप अगर सॉफ्ट आयरन का कोर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। म्यू आर कहलाती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नंबर 1, और नंबर 2 द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज वेरी हाई। मैंने कहा ये कारण आप कहाँ जाके पढ़ेंगे, ये सोलेनॉइड एम्पियर सर्किटल लॉ के आसपास ये कारण लिखा हुआ है कि आपके सोलेनॉइड्स वगैरह में कोर सॉफ्ट आयरन की क्यों रखी जाती है। ये मैंने कहा था ये फिजिक्स की खूबसूरती है कि हर चीज आपकी बार बार रिपीट होगी। अब सवाल बनता है, ये तो एक जनरल हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, मान के चलो हमने इसमें करंट फ्लो की, तो फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा हो पूछो। कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? नहीं, ठीक। चल, एक बार मैं दोबारा बता रहा था, मैंने कहा जब आप इसको समझ जाते हैं, अब मेन चीज आती है आखिरकार इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। वर्किंग प्रिंसिपल कुछ नहीं होगा, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आए देखें ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करेंगे या कहीं प्लग की हेल्प से इस कॉइल में आप करंट फ्लो करेंगे, सबसे पहले इस कॉइल पर आपका एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम करेगा। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा ये आपको मालूम है, ये होता है आपका बीना साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर दिस। यहाँ पर मैं बताता हूं एज मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, रेडियल। अब मैं उसकी चर्चा मैंने कहा था बाद में करूंगा 2 मिनट बाद। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में थीटा हमेशा 90 होता है। तो आपका मैक्सिमम टॉर्क कितना लगता है, टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू BINA। ये फर्स्ट इक्वेशन ये आप पढ़ चुके थे। ये मैंने कहा लास्ट टर्म का एंड और आज की शुरुआत यही थी कि जब भी आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, उस पर एक आपका टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल्स टू BINA साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होगी, वो BINA होगा साइन 90 के कंडीशन में। ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा। जैसे ये टॉर्क इसको घुमाएगा, वैसे ही आप बहुत ध्यान से देखें, जैसे ये कॉइल घूमेगी वैसे ही आप बताएंगे सो टॉर्शन ऑफ स्ट्रिप या स्प्रिंग, वो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्स प्लेस। अब मुझे ये बताएं, किसी को टॉर्शन माने मालूम है कि नहीं मालूम? बोले वाल को फिर फुर्ती से। टॉर्क लगेगा, रोटेट होंगे। नहीं, टॉर्शन, टॉर्शन माने क्या होता है? ये तो मैंने आपने सही कहा है, रोटेट होगी। और जैसी रोटेट होगी तो मैंने कहा टॉर्शन होगा। टॉर्शन यानी है, किसी को इंग्लिश के वर्ड टॉर्शन का मतलब मालूम नहीं है? चलो, टॉर्शन के वर्ड का मीनिंग मैं सिंपल हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, ऐठन, ऐठना, मरोड़ना। ध्यान से देखो, जैसी आपकी ये क्वाइल घूमेगी, आपने ध्यान नहीं दिया, क्वाइल घूमेगी, यहाँ पर आपकी ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप लगी हुई है। जैसी ये क्वाइल अपनी जगह घूमेगी, ये पत्ती ऐंठना चालू हो जाएगी, पत्ती में मरोड़ डेवलप होगा। या अगर नीचे स्प्रिंग लगा रखी है, मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे, या तो स्ट्रिप लगाए होंगे और या फिर क्या लगाए होंगे, या फिर आप यहाँ लगाए होंगे ये क्वाइल। तो जो स्प्रिंग है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, उसका ऐंठना शुरू होगा। तो दोनों में से किसी का भी हो, तुम्हें एक अंदाज लग गया होगा, ये टॉर्क घुमा रहा है, पत्ती ऐंठेगी, ऐंठेगी तो इसको रोकेगी, और रोकेगी तो इसमें आपका एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। आप क्या बताएंगे, देन are restoring a torque develops in it। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, करंट की वजह से चलने वाला टॉर्क इसको घुमाएगा, घुमाएगा तो पत्ती ऐंठेगी, ऐंठेगी तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क या
रिएक्टिव टॉर्क कह सकते हैं आप, या अपोजिट टॉर्क वो डेवलप हो जाएगा। और रीस्टोरिंग टॉर्क जो डेवलप होगा, इसके लिए आपको हल्का सा पिछले साल 11th में जाना पड़ेगा। मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ, फिर एक सेकंड बताता हूँ। रीस्टोरिंग टॉर्क, चलो टाउ लिख देता हूँ सीधा। टाउ इज इक्वल्स टू होता है सी थीटा, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। थीटा आपके लिए बताई जाती है, थीटा तो एंगल है। आप कहेंगे सी क्या है, तो सी मैं पहले लिखता हूँ फिर याद दिलाऊंगा। सी यहाँ पर कहलाती है टॉर्शनल रिजिडिटी। और आपको याद आना चाहिए, आप जब इलास्टिसिटी लास्ट ईयर पढ़ रहे थे तो हमने 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े थे। एक यंग्स मॉडुलस होता था वायर को लंबा करने के लिए, जो आपकी लेंथ वाइज काम में आता था, FL/AL, जब लेंथ बढ़ाते हो। दूसरा आपने पढ़ा था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड था, कि किसी चीज का वॉल्यूम कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा। और तीसरा आप पढ़ते थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो आपका शियर स्ट्रेन से रिलेटेड होता था, किसी चीज को कितना टेढ़ा मेढ़ा या ऐड सकते हो उस पर डिपेंड करता था। और रिजिडिटी माने तुम्हें वैसी मालूम है, हार्डनेस, जितनी हार्ड पत्ती होगी उतनी ही मुश्किल से ये ऐठेगी। तो इसलिए मैंने कहा उस समय जरूर 11th का याद दिलाऊं, अपन इसको ईटा से लिखते थे। यंग्स मॉडुलस आपने वाई से लिखा था, बल्क मॉडुलस आपने के से लिखा था, बट द टॉर्सनल रिजिडिटी इज रिटेन विद सी। तो यहाँ पर हमने ईटा के बजाय काय से लिख दिया, सी से। अब एक छोटी सी चीज, जैसे ही आपका ये दूसरा टॉर्क या हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ, अब यहाँ पर जो अंतर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, वो देखें। ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, ये आपकी इस कॉइल को घुमा रहा है। ये आपका पत्ती में जो टॉर्क डेवलप हो गया है, इस पत्ती या स्प्रिंग में, ये इसको रोकने का काम कर रहा है। तो फिर सवाल है क्या होगा। नॉर्मल है, कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों बैलेंस या बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही बैलेंस या बराबर हुए तो आपसे लिख देता हूं इन इक्विलिब्रियम। कॉइल स्टॉप्स। तो सवाल है, जो आपका बाहर मान के चले इस मीटर में जो पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर घूमना शुरू करता है, पॉइंटर एक जगह जाके रुकेगा। कहाँ जाके रुकेगा, जहां ये करंट वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और स्प्रिंग या पत्ती वाला ऐठन वाला जो टॉर्क है, टॉर्सनल टॉर्क, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब आपकी कॉइल स्टॉप हो रही है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा, ध्यान देखना, बीना इज इक्वल्स टू होना चाहिए सी थीटा, या ध्यान से देखें आपकी आई की वैल्यू निकल आएगी, अपॉन कर दें, ये हो जाएगी सी थीटा अपॉन, ये आपका पहला फॉर्मूला निकला। और इसीलिए आप प्रिंसिपल भी निकाल ले जाते हैं। आप कह सकते हैं और आई इज इक्वल्स टू के थीटा, या हम कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनेट थीटा। आप कहेंगे के क्या है, तो के भी मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ मत करें, इसी में ध्यान देखें। ये आपको के दिख रहा होगा। आदमी कहेगा के क्या है, तो के बता दूंगा। ये आपके लिए कहलाता है मैन्युफैक्चरर कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं इस बचे हुए पार्ट पे एक बार फिर से। जो मैंने आपसे कहा, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैंने कहा दोनों टॉर्क जहां बैलेंस होंगे वहां आपकी कॉइल रुकेगी, स्टॉप कर जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कॉइल स्टॉप करने के लिए क्या जरूरी है कि BIN इज इक्वल्स टू सी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई की वैल्यू आ गई। एक पहला काम डेरिवेटिव फॉर्म मैथमेटिकल तो हो गया। करंट कितनी होती है, हमें इससे क्या फायदा है। हमें इससे फायदा ये है कि इसमें से CBNA, ये चारों चीजें आप देखें, ये कांस्टेंट है, जिससे मैंने कहा ये क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरर कांस्टेंट। आप कहेंगे मैन्युफैक्चरर कांस्टेंट क्यों, इसका बहुत सीधा सा रीजन है। यहाँ लिखा है कैपिटल B, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स। ये दोनों मैग्नेट कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं, ये कौन बताएगा, किसको पता होगा। नॉर्मल है, जिस आदमी ने ये गैल्वेनोमीटर बनाया था या जिस कंपनी ने गैल्वेनोमीटर बनाया था उसको पता है कि मैग्नेट किस स्ट्रेंथ के डले। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट्स। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये हम और आपको नहीं मालूम, ना हम और आप डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर।
जिसने बनाए होंगे उसने 10,000 टर्न रखे हैं या 11,000, ये उसको मालूम है। कैपिटल ए, एरिया ऑफ द कॉइल छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, व्हाट इज द कंडीशन, दैट इज डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। एंड लास्ट सी, रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रिप, ये स्ट्रिप कितनी रिजिड है, कितनी सॉफ्ट है, फिर वहीं जाओगे। इसलिए मैंने कहा सारे कांस्टेंट कौन डिसाइड करता है, सारे पैरामीटर्स ये डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरर। इसीलिए आपने इस के को कहा है ये सी अपॉन बी एन ए क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर कांस्टेंट, यानी आप कह सकते हैं आई इज इक्वल टू के थीटा। मेन बात आई प्रोपोर्शनेट थीटा। आपको ध्यान होगा मैंने इसी चीज से स्टार्टिंग की थी, जो मैंने आपसे कहा था पहले आप रफली समझ लें, जितनी ज्यादा करंट फ्लो करोगे कॉइल का डिफ्लेक्शन या बाहर जो आपको पॉइंटर का डिफ्लेक्शन दिखता है उतना ही ज्यादा होगा। 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, आपने ध्यान नहीं दिया कितना घूमता जा रहा है पॉइंटर, कितना कॉइल घूम रही है। जितनी ज्यादा आप करंट फ्लो कर रहे हैं यानी कि करंट और डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनेट होते हैं। डिफ्लेक्शन देखकर करंट की क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब एक बार आराम से बोर्ड पे निगाह डालें, मैं एक साइड हो जाता हूँ और अब मुझे बताएं इसके बाद कोई चीज ना समझ में आ रही उस पार्ट को उंगली रखें, फिर मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। बोले आराम से 1 मिनट में देख लें और मुझे बताएं इसमें से क्या चीज मुझे एक बार दोबारा से देखनी पड़ेगी। बोलो बालको। स्नेहा दीक्षित यस सर। बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा, उसको एक बार देख लें। सर क्लियर है अभी। क्लियर है अभी, ठीक। चले युवराज सिंह भदौरिया। अरे युवराज की बेचारे की आवाज नहीं आ रही, घर घर हो रही है। ये चैट से काम चला सकता है, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई चीज दिक्कत हो तो मुझे बताओ, उसको फुर्ती से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, चले रितेश तोमर जी, कोई समस्या? क्लियर है युवराज को, चलो रितेश। नहीं, बढ़िया, ठीक। तो जनरली मान के चलूंगा क्लियर ज्यादातर लोगों को, ठीक है ना। आए एक बार और फिर मैं इसको ले लेता हूँ बड़े सिंपली। ठीक, अब की बार हम जाते हैं। जब ये सारा समझ में आ गया तो बस इसमें एक डाउट अभी भी रह गया है, और वो जो डाउट रह गए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, वो डाउट्स मैंने यहाँ पर लिख छोड़े हैं। और एक चीज मैंने कहा था, एक चीज की चर्चा हम बाद में करेंगे और वो चर्चा होगी ये रेडियल से हमारा क्या मीनिंग था। तो यहाँ पर ध्यान देखना, जो आपके पास आने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता देता हूँ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन, अगर आप पुराने सैंपल पेपर्स और अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और इसके आगे कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ शंट। दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑफनली। किसी साल गैल्वेनोमीटर आता है, किसी साल उसका अगला पार्ट यानी शंट आता है। ये ईयर टू ईयर कई बार दोनों ही पूछ लेते हैं, तो जब जैसा हो आता जरूर है तय। इसमें से जो मैंने पहला पार्ट इसका होता है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जरा एक्सप्लेन करें। तो आप बता देते हैं, जो प्रिंसिपल तो हम कहते हैं मोटे तौर पे 7-8 लाइन में खत्म हो जाता है। बाकी चूंकि अपन थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, दिस इज बिकॉज, हेंस वगैरह लगा के, तो मान चलो आधा पेज चला जाएगा, नॉट मोर देन दैट। अब जो इससे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के, मैं उनकी बात करता हूं, तो उनको देखें। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, 1 या 2 नंबर में। या फिर यहां से पूछता है व्हाई द मैग्नेटिक पोल पीसेस आर सिलिंड्रिकली कॉनकेव। ये जो मैग्नेटिक पोल पीसेस थे तुमने सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं लगाए, ये अजीब से गोल गोल से क्यों काटे हैं, ये मैं दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मान के चले आप मैग्नेटिक पोल्स रखते हैं ऐसे, और बहुत ध्यान देखना, मैग्नेटिक पोल मैंने कैसे रखे हैं,
सिंपल, ये एक मैंने रखा N और ये मैंने रखा S। क्या तुम्हें अंदाज है जब ये दोनों फ्लैट हैं तो इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शक्ल हो जाएगी कुछ ऐसी। आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा, आपको याद होगा हमने कहा था जो टाउ होता है टॉर्क, वो होता है v ना sin थीटा। जैसे चलो यहाँ भी लिखा है, यहाँ से भी काम चला सकते थे। इसका मतलब ये गड़बड़ हो सकती है। अगर मान के चलो इनके बीच कॉइल ऐसी है या ऐसी है, इस हर पोजीशन में इस कॉइल पर लगने वाला टॉर्क अलग अलग होगा। और हम इस जो है गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ही ये मान के चल रहे थे कि जितनी ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा। बट ध्यान देखना, यहाँ पर टॉर्क इस बात पर भी डिपेंड करने लगा है कि आपकी कॉइल किस एंगल पे खड़ी है। अच्छा, सबसे खतरनाक बात कर देता हूं, अगर ये कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर हो, और फिर से एक आध अटक जाएगा जो मैं समझा रहा था, कॉइल का प्लेन मैंने कैसा कहा, कॉइल का प्लेन है परपेंडिकुलर, ये रही कॉइल। क्या आपका ध्यान जाता है, कॉइल का नॉर्मल ये होगा, और इस कंडीशन में आप देखें नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, द थीटा इज 0, आपका टॉर्क लगेगा 0। यानी ये सबसे खतरनाक गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। इस गैल्वेनोमीटर से तुम कितनी भी करंट फ्लो कर लेना, अगर इसकी कॉइल इस कंडीशन में है तो इसका पॉइंटर 0 बताएगा, ये कभी डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। क्या है मेरी बात आपको समझ में आती है? हाँ ना जवाब दें। बताए बालकों फुर्ती से, हाँ ना में बोले। यस सर। समझ आ जाता है? अगर एक कॉइल है, इसका मतलब याद रखना कुछ ऐसा चाहिए कि ये इस पे डिपेंड नहीं करे, इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड को हम खत्म करेंगे। हम बनाते हैं फिगर, हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे गोल। अरे आप पोल पीसेस कैसे रखिएगा? ऐसे। अब आप पूछेंगे ऐसे पोल पीसेस से क्या होगा? ऐसे पोल पीसेस से तो ध्यान देखो, फील्ड लाइन ऐसी हो जाएगी, ये सेंटर, ऐसी हो जाएंगी ना, तो मैग्नेट गोल में है, ये एन इधर और ये एस इधर, ये एन इधर और ये एस इधर, इसकी पूंछ। अब जरा ध्यान देखो, क्या तुम्हें इस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का? देखो ध्यान से, जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी हो गई है? रेडियल। अब तुम कहोगे इसका परिणाम, इसका परिणाम है आप इस कॉइल को चाहे जैसा कर लें, ये किसी ना किसी मैग्नेटिक लाइन के परपेरेलल तो बनी रहेगी। इसका मतलब चाहे जैसा घुमा लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइन तो इससे पास होगी ही। इसका मतलब इस पर हमेशा थीटा 90 रहेगा, और टॉर्क कैसा लगेगा? मैक्सिमम। क्या आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब या सिलिंड्रिकल कॉनकेव पोल्स का मीनिंग समझ में आ जाता है? अब मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ शॉर्ट में। कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे द मैग्नेटिक फील्ड्स आर कट सिलिंड्रिकली कॉनकेव बिकॉज बाय डूइंग सो द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन देम बिकम्स रेडियल। इनके बीच की मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है? रेडियल हो जाती है। बेहतर रहेगा कि आप उसमें ये डायग्राम भी बना दें, और उसके बाद आप लिखेंगे दैट्स व्हाई द मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द कॉइल ऑलवेज, और इसलिए कॉइल पर हमेशा मैक्सिमम टॉर्क ही अप्लाई होगा, कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। क्या ये क्लियर होता है हर आदमी को? यस सर। अब एक दूसरी चीज आती थी जो मैंने यहाँ कहा था, यहाँ मैं जो स्ट्रिप लेता हूँ ये लेता हूँ फॉस्फर ब्रॉन्ज की। यहाँ जो आपने स्ट्रिप या स्प्रिंग ली है, ये मैंने कहा काय की ली गई है, ये ली गई है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। तो एक सवाल बना, फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या होता है? किसी ने फॉस्फर ब्रॉन्ज का नाम सुना है क्या? सर लास्ट ईयर सुना था इलास्टिसिटी में।
सही कह रहे हैं। लास्ट ईयर इलास्टिसिटी में फॉस्फर ब्रॉन्ज आता था। मैं दो चीजें बताता हूँ, क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज ये होते थे आइडियल इलास्टिक। आइडियल इलास्टिक मतलब जितना खींचोगे तानोगे एग्जैक्ट उतना ही वापस लौट आएंगे, नंबर 1। और फॉस्फर ब्रॉन्ज के साथ एक और खासियत थी, जो हम शॉर्ट नोट लिखते थे उनमें से एक नोट था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ये कहलाता था कि किसी भी चीज को आप डिफॉर्म करेंगे, जैसे आपने एक तार खींच दिया, अब ये एग्जैक्ट ओरिजिनल लेंथ जाने में कुछ ना कुछ टाइम लेता है। जैसे 10 सेंटीमीटर का वायर है, 20 कर दिया, तो 20 में से ध्यान देखना 15 तुरंत हो जाएगा, 12 एक आध सेकंड बाद हो जाएगा, 11 3-4 सेकंड बाद हो जाएगा। लेकिन 11 से जो 10 है, जो बिल्कुल लास्ट के पॉइंट वाइज डिस्टेंस है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिगेन करने के कारण, ये लास्ट ईयर भी समझाते थे, कुछ टाइम लगता है। और अगर टाइम लगता है तो ये जो टाइम डिले है कि वायर खींचा और खींचते साथ ही तुरंत अपनी कंडीशन में नहीं आएगा, हल्का सा टाइम लेगा, ये कंडीशन, ये आपके लिए इफेक्ट कहलाता था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। और वहां आपने एक मजेदार चीज लिखी थी, आपने लिखा था द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट फॉर फॉस्फर ब्रॉन्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल। जीरो तो नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल 0.1 सेकंड का होता है। इससे क्या फर्क पड़ेगा ये मैं दिखाता हूँ। मान चले आपका गैल्वेनोमीटर कोई भी, ये 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर एटसेट्रा, ये आपका उसमें पॉइंटर घूमता है, सबने ऐसा देखा है। क्या तुमने ध्यान दिया है, जैसे हम करंट फ्लो करेंगे ये पॉइंटर आपका घूम के यहाँ चला गया, अभी करंट ऑफ करोगे तो इसे वापस एग्जैक्ट जीरो तक आना चाहिए। अगर मटेरियल फुली इलास्टिक नहीं होगा तो ये एग्जैक्ट जीरो यानी एग्जैक्ट अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं लौटेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आने लगेंगे। इसलिए फॉस्फर ब्रॉन्ज। और दूसरी सबसे खास बात, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जीरो चाहिए, वरना क्या होगा, यहाँ तक तेजी से आएगा, फिर स्लो, फिर लास्ट के जो 0.5 वगैरह बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि पहले एग्जैक्ट जीरो हो जाए, तब मैं अगली रीडिंग लूँ। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसका सस्पेंशन स्ट्रिप या स्प्रिंग किस मटेरियल की बनाते हैं और क्यों, तो आपका जवाब जो आप एग्जाम में लिखेंगे वो मैं बोलता हूँ। ये जवाब कहता है द सस्पेंशन स्ट्रिप ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज बिकॉज फॉस्फर ब्रॉन्ज इज एन ideal elastic or highly elastic material. Moreover, the elastic after effect for it is negligibly small. That's why it comes to, that's why the coil comes to its initial position या original position exactly, एक तो पूरी तरह वापस आ जाएगी and immediately, तुरंत वापस आएगी, एग्जैक्ट वहीं वापस आए और जल्दी भी आए। इन दोनों खासियतों के लिए हमने क्या पकड़ा है, आपका सस्पेंशन या पाइवोट, जो आपका स्प्रिंग है पाइवोट पे, वो किसका होना चाहिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का। अब मुझे बताएं कितने लोगों को ये पूरी स्टोरी बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है। अब कोई डाउट हो तो मुझे बता दें फुर्ती से, कोई शंका तो नहीं। अब ठीक, इस तरह से आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज एंड अप हो जाता है। और अटेंडेंस आज जरा कम कम है तुम लोगों की, क्या बात है, आधी का क्लास ली नहीं, भूल गए, ठीक है। और चलो एक आज मैंने कहा ये टॉपिक अपन एंड कर देते हैं, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर का। अब इसमें सिर्फ एक या मुश्किल से 1.5 टर्न और आपका लगना है, डिपेंड करेगा आपके अटेंडेंस और आप कितने देर तक क्लास ले लेते हैं। तो चलो फिर उसको नेक्स्ट टर्न पे एंड करेंगे। आज कम कम लोग दिख रहे हैं, 10-12 लोग दिख रहे हैं, बाकी सब कम आ गए भाई, आधे क्या बिना नेट के बैठे हुए सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था आज, बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ है। क्या दिक्कत आ रही थी सर? वो अपने आप ही बंद हो जा रहा था। तो चलो एक काम करते हैं, क्यों तुम लोगों में बहुत सारे गूगल मीट पे क्लास ले रहे होंगे, ले रहे हो क्या गूगल मीट पे? क्योंकि स्कूल सर गूगल मीट पे स्कूल की भी होती है, बहुत अच्छा है गूगल मीट है, तो उस पर ट्राई करके देखेंगे अगले टर्न से। जी यस सर, कर सर। लीजिए। है चलो नेक्स्ट राउंड पे काम करेंगे। नेक्स्ट राउंड पे जो है इस टाइम अपन पहले गूगल मीट पे क्लास ट्राई करेंगे, ठीक है। उसमें
दिक्कत नहीं आएगी तो उसी को कंटिन्यू कर देंगे, कोई समस्या नहीं। तो बता दो, तो लगातार रिफॉर्म इधर से उधर करते रहने पड़ेंगे उठापटक, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। बाकी आज का चलो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्न में का बस ये चैप्टर एंड पे ही आपका एक वो इसमें एक सेफ्टी डिवाइस शंट ऐड करते हैं वो बताएंगे, और एक कन्वर्जन इनटू एमीटर वोल्ट मीटर। तो मेरे हिसाब से तो अगले टर्न पे ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। हो सकता है डाउट या किसी और वजह से 5-10 मिनट उसके अगले टर्न पे जाए, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे तो सेंड ही है, ठीक है ना। इसकी शीट में कोशिश करूंगा आपको कल शाम के, गैल्वेनोमीटर की शीट है तुम्हारे पास या नहीं है, जरा ऐसा बताओ। सर ये वाली है। ये वाली है गैल्वेनोमीटर वाली, बढ़िया। तो फिर इसको आप कर लेना और देख लूंगा, एक आध पेज उसका बचा होगा तो उसको ही भेज दूंगा, ठीक है ना। चलो आज यहीं विराम ले लेते हैं, फिर कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट है शंट है, अच्छी चीज है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल के टर्न पे, है ना। बाय बाय सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। चलो इसको जरा बंद करना।